नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहान सुंबुल तजल्ली प्रोडक्शंस के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदर तौसीफ़ मदीकरी। आप SIO ऑफ इंडिया के नेशनल कैंपस सेक्रेटरी हैं और एक रिसर्च स्कॉलर हैं। तौसीफ़ साहब, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आज जो नाज़रीन हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे वो है SIO ऑफ इंडिया की कोशिशें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक़ से। SIO ऑफ इंडिया ने पिछले 1 साल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे काफ़ी कुछ काम किया है। हमारे साथ कैंपस सेक्रेटरी मौजूद हैं SIO ऑफ इंडिया के, तो हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल एजुकेशन पॉलिसी की क्या है और SIO की क्या कोशिशें हैं, किस तरह से वो पॉलिसीज़ पे अपने आप को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तौसीफ़ भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि when you say national education policy, then to our viewers, how do you define it, that what education policy is exactly? इसे हम अपने viewers के लिए आसान किस तरह से बना के बता सकते हैं? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी ये है कि कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम का एक योजना बनाते हैं, कंप्लीट पॉलिसी बनाते हैं। हिंदुस्तान के इससे पहले जो पॉलिसी जो भारत देश का बना था वो 1986 में, उसके बाद 1992 में उसको रिवाइज किया गया था। अब 92 के बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट अब पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो पॉलिसी है वो फिर से फ्रेम कर रहा है। तो इस दौरान बहुत सारे चेंजेस आए हैं, नए नए चेंजेस इस पॉलिसी में आएगा, नए एजेंडास आएगा, नए प्रोजेक्ट्स आएगा, इवन इन स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो ये है एजुकेशन पॉलिसी और ये महीने एंड तक शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिलीज़ करने वाले हैं। मई 2016 नो दिसंबर 2015 उनका डेडलाइन है। उस पर वो लोग रिलीज़ करेंगे। जनवरी 25 को वो लोग इस प्रोजेक्ट को शुरू किए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। सबसे पहले वो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू किए। उसके बाद वो लोग क्या किए, स्कूल, कॉलेजेस, इवन ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, सारे जगह से वो लोग डिस्कशंस शुरू किए। वहाँ जाके कंसल्टेशन प्रोसेस करके सबका कंसल्टेशंस लेकर वो लोग फाइनली अब पॉलिसी बनाने वाले हैं। मुझे हिंदुस्तान के तारीख में इस तरह के कंसल्टेशन प्रोसेस ये पहली मर्तबा हो रहा है। इससे पहले इस तरह का इवन ग्राउंड लेवल तक का कंसल्टेशन प्रोसेस इस पहली मर्तबा हो रहा है। इतना लार्जर लेवल पर डिस्कशंस करा रहे हैं। कंसल्टेशन में बहुत सारे इस तरह का कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस जो किए हैं ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आपने बताया कि 1986 में द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी केम, तो 1947 से बाद का जो ये पीरियड है 1986 तक, तो व्हाट वाज दैट? आई मीन, क्या कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी हमारे पास? नहीं, वो था। मैंने ये बताया आपको, 1986 का जो पॉलिसी था उसके बाद पॉलिसी नहीं बनाया। 1986 वाज द लास्ट पॉलिसी, बट इट वाज रिवाइज्ड इन 1992। उसको 1992 में रिवाइज किया गया। उससे पहले 1968 में पॉलिसी बना, 54 में बना। वो तो पॉलिसी बना और अलग अलग कमीशन, इससे पहले भी यूनिवर्सिटी कमीशन ने रिपोर्ट दिया, कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट दिया। इस तरह का रिपोर्ट्स इससे पहले दिए गए हैं, हुआ है इस तरह पर। लेकिन लास्ट पॉलिसी वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1986, इंडिया का पॉलिसी। तो ये जो 1986 की जो पॉलिसी थी, मैं अपने व्यूवर्स के लिए समझना चाहूँगा कि आपने इसे कोठारी कमीशन की बात बताई और यूनिवर्सिटी कमीशन की भी रिपोर्ट की बात बताई, तो वाज दैट कवरिंग द इंटायर एजुकेशन सिस्टम? और ये एजुकेशन पॉलिसी आई, क्या इसमें पूरा एजुकेशन सिस्टम को कवर किया गया? इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, हमारा एक सबसे बड़ा ये है कि मसला है कि 1986 का जो पॉलिसी है वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा। वो पॉलिसी इतना अच्छा है, उसमें बहुत सारे चीज़ है, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो अब का जो गवर्नमेंट है तो अपने एजेंडा से पूरा एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहता है। हमें लगता है कि उसके साथ साथ जब आप गवर्नमेंट का जो थीम्स देखते हैं, देयर आर 33 थीम्स। 33 थीम्स को गवर्नमेंट ने इस नई एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कस करना चाहती है। उसमें स्कूल एजुकेशन को 13 थीम्स है और हायर एजुकेशन का 20 थीम्स है। इन पूरा थीम्स को जब आप देखते हैं, इसमें ना तो पिछली पॉलिसी का कोई जिक्र है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी कोई संस्था हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई किसी भी डिपार्टमेंट जब अपना पॉलिसी बनाते हैं तो उससे पहले पॉलिसी से एक एनालिसिस होना चाहिए। उससे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। एनालिसिस के बिना नए पॉलिसी नहीं कर सकते। एनालिसिस ये तो बेसिक सब लोग जानते हैं। लेकिन इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 33 थीम्स का जो वेबसाइट में अपलोड किया है, उसको अब जब हम देखते हैं उसमें बहुत सारे कमियां हैं।
इसमें जो कमियां ये है कि इससे पहले जितना भी पॉलिसीज हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, उसने बड़े जो स्कीम्स है जैसे राइट टू एजुकेशन, जस्टिस वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन, इवन कोठारी कमेटी का रिकमेंडेशन, एसपाल कमेटी का रिपोर्ट, ये सब कुछ कोई भी इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं दिखता है। ये तो एक इसको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसको ये कहते हैं कि एक ए हिस्टोरिक कहते हैं, ए हिस्टोरिक नहीं, ये हिस्टोरिक हिस्ट्री तो ये कहते हैं। तो ये हमने नहीं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट से भी कहा है और बहुत साफ तौर पर ये अब जब आप ड्राफ्ट देखते हैं आपको महसूस होता है। तो हमें लगता है गवर्नमेंट का और कुछ एजेंडा रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो अच्छा था उस चीज़ को अभी भी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसमें पॉलिसी में लाना चाहिए था। क्यों नहीं लाया ये सरकार से पूछना चाहिए जनता। एसआईओ ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट किया है एंड इट मेड कंसल्टेशंस अक्रॉस द नेशंस, अलग अलग जोन्स पे कंसल्टेशंस किए गए, तो उसके जो आपने ड्राफ्ट बनाए हैं तो उसका क्या ख़ास बात है, उसमें क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं और क्या उसमें वो जो अच्छी बातें जो 1986 के पॉलिसी में रखी गई थी उसको शामिल किया गया है और आगे का क्या उसमें तरीका है कि गवर्नमेंट तक हम उसे पहुंचा सकें? डेफिनेटली देखिए, एसआईओ का खास बात है कि हमारा जो रिकमेंडेशंस का खास बात है सिर्फ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशंस नहीं, हमने हिंदुस्तान के तमाम एजुकेशनिस्ट, तमाम इस तरह के दानिश्वर लोग, एकेडमिशियंस, हिस्टोरियंस के कंसल्ट किए गए। फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्यूमेंट बनाने में, हमारे रिकमेंडेशंस बनाने में डॉक्टर निरंजन आराध्य, वन ऑफ द वेल नोन एजुकेशनिस्ट इन पर्टिकुलरली इन स्कूल एजुकेशन फील्ड, डॉक्टर प्रोफेसर पूनम बात्रा ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर श्वेता गुप्ता ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, प्रोफेसर विद्युत जोशी ऑफ भावनगर यूनिवर्सिटी गुजरात। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों का कंसल्टेशंस लेकर, डिफरेंट आइडियोलॉजी के, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोगों का कंसल्टेशंस लेकर, उनसे कंसल्ट करके उनका सजेशंस और उनका व्यूज़ लेकर, स्टूडेंट्स एंड यूथ्स का व्यूज़ लेकर हमने ये फाइनल ड्राफ्ट किया गया है ये पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो यही इसका खूबी है, सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बैठकर ये नहीं किया गया, सब लोगों का कंसल्टेशंस के व्यूज़ लेने के बाद हम लोग इस कंसल्टेशंस को दिया गया। और दूसरा ये सवाल है कि इससे पहले जितने पॉलिसी में जितना अच्छे चीज़ थे ये सब हम इस पॉलिसी में इंक्लूड किए गए हैं। उसके साथ साथ हमारे पॉलिसी का सबसे, मैं कुछ चीज़ें आपको करता हूँ, रिकमेंडेशंस में जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको बता दूंगा। हमारे पॉलिसी में जो रिकमेंडेशंस में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन हमारा है था कि जो राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन जो गवर्नमेंट दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसको अप टू 18 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सारे बच्चों को देना है बोलकर एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाला। उसके साथ साथ मदर टंग एजुकेशन, मदर टंग में द बेसिक एजुकेशन अप टू 5th स्टैंडर्ड जो प्राइमरी स्कूलिंग जो बोलते हैं वो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग, उसका जो मादरी ज़बान जो बोलते हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो मराठी हो, उस लैंग्वेज में उनको बेसिक स्कूलिंग होना चाहिए अप टू 5 अलॉन्ग विद दैट यू कैन टीच मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। ये हमारा बेसिक कंसर्न था कि ये एक चीज़। और दूसरा एक कि नेबरहुड स्कूल सिस्टम का एक कंसर्न है कि देखिए आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर देखते हैं, इवन एक इन स्कूल लेवल पे ही देखते हैं, एक नए तरीके के अस्पृश्यता ये क्रिएट कर, अस्पृश्यता इन द सेंस डिस्क्रिमिनेशन ये क्रिएट कर रहे समाज में। क्योंकि समाज के सबसे गरीब बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है उसको वो पढ़ता है स्टेट सिलेबस, और थोड़ा सा पैसे वाला पढ़ता है सीबीएसई में, और थोड़ा पैसे वाला को भेजते हैं इंटरनेशनल सिलेबस में जो आईसीएसई नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे एलाइड क्लास के लोग जो है ऑक्सफोर्ड एफिलिएटेड स्कूल्स, कैम्ब्रिज एफिलिएटेड स्कूल्स, इस तरह के स्कूल्स को बेचते हैं। तो एक सिस्टम जो है कम्प्लीटली एक लोगों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक नेबरहुड स्कूल सिस्टम चाहिए। नेबरहुड स्कूल सिस्टम में जो सब उस एरिया का अमीर और गरीब जो है एक ही स्कूल में जाए। तो ये रिकमेंडेशन भी हम स्कूल एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए गए। तो ये नेबरहुड स्कूल एजुकेशन की जो पॉइंट आपने रखी है, तो जो डिस्पैरिटी जो एजुकेशन के लेवल्स में जो आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये नेबरहुड एजुकेशन
का जो सिस्टम है इससे वो डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जा सकता है? मतलब एक कैम्ब्रिज स्कूल से एफिलेटेड स्कूल में एक गरीब बच्चा भी जाएगा और वो पढ़ाई करेगा वहाँ पे, ये आपका पॉइंट है इसमें? नहीं, देखिए ये पॉइंट ये है मेरा कि एक क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग जो है सबको एक जैसा लगे, चाहे वो आप ऑक्सफोर्ड का बनाइए जो भी बनाइए, लेकिन एक क्वालिटी का एजुकेशन होना चाहिए सबको, सबसे गरीब को भी एक होना चाहिए, सबसे अमीर बच्चे को भी एक होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन सिर्फ हमारा नहीं है, ये रिकमेंडेशन देखिए 1964 में कोठारी कमेटी ने उस वक्त गवर्नमेंट को दिया था अपने रिपोर्ट में। लेकिन देखिए उनका वो विजनरी डॉक्यूमेंट था, इवन टुडे इट इज विजनरी डॉक्यूमेंट, इसलिए कि उनको मालूम था कि हिंदुस्तान का हालत ऐसा हो जाएगा। एक टाइम में, जब इससे पहले जब हम पढ़ते थे, जब गांव में, जब मेरा स्कूल हुआ, जब मेरे गांव का अमीर भी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और हम भी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किए, साथ में पढ़ते थे। लेकिन आज का हालत क्या है? आज इज कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। अमीर को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, गरीब को एक स्कूल में द क्वालिटी जो मिल रहा है वो अलग है गवर्नमेंट स्कूल में। तो हमारा ये कहना है कि सबको एक ही टाइप का, एक ही क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है वो भी उतना अच्छा रहना चाहिए, वो क्वालिटी स्कूलिंग होना चाहिए। तो ये है नेबरहुड स्कूल का कॉन्सेप्ट। इसमें जो स्कूल एजुकेशन का भी जिक्र आया है आपके पॉलिसी ड्राफ्ट में, और शायद ये जो गवर्नमेंट, आपने बताया कि 13 पॉइंट्स या शायद 20 पॉइंट्स गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में भी हैं, तो स्कूल एजुकेशन के सिनारियो पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि आपने जो across the nation you have visited, you have met several educationists, you have met the student leaders and students, so what the feedback you have got and what is the current condition of school education? देखिए मेजर फीडबैक सबका कंसर्न्स जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस इवन इन सेंट परसेंट प्लेसेस वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन का जो व्यापारीकरण हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, उसके बारे में लोग बहुत कंसर्न है। लेकिन स्कूल एजुकेशन देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे राइट टू एजुकेशन, द एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 2009 बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2010। 2010 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो राइट टू एजुकेशन में 14 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया। तो 25% फ्री सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स में मिलता है आपको, स्कूल्स में गरीब बच्चों को, सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी के बच्चों को मिलता है। देखिए सरकार ने क्या किया है, इसमें भी एक खेल खेला गया है। There are 39 clauses in RTE. The other clauses talks about infrastructure, teacher quality, good education, all these things. But what happened is government was advertising only one clause, that was this 25% free seat in private schools. So 25% free seat जो private schools में है, उसके बारे में सरकार ने इतना उसका एडवर्टाइज करके लोगों को दिखा दिया कि लोग जो आज सब किसी से भी पूछ लीजिए, 99% of the people they say that RTE is 25% free seats. RTE 25% फ्री सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स, ये बताएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक डेटा हमको कर्नाटक में हमने लिए। तो पिछले 3 साल में, फ्रॉम 2012 आई थिंक, पिछले 3 साल में 3,08,000 स्टूडेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल में दाखिला हुआ, प्राइवेट स्कूल में, अंडर दिस 25% फ्री सीट फॉर बैकवर्ड कम्युनिटी स्टूडेंट्स। सो क्या हुआ, एक बच्चे को सरकार दिया 11,026 रुपये, 11,026 रुपये फॉर ईच पर्सन, पेड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट स्कूल्स 25% फ्री सीट जो दिया, वहाँ एक बच्चे को 11,026। इवन इन अदर स्टेट्स आल्सो, इन तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, अदर स्टेट्स आल्सो दे पेड मनी एंड 25% फ्री सीट वाज गिवन इन प्राइवेट स्कूल्स। तो इससे नुकसान ये हुआ कि जो बच्चे सरकारी स्कूल को जा रहे थे, एवरीवेयर इन एवरी स्टेट्स, हर साल जो है तकरीबन 1,000, 2,000, 3,000 स्कूल्स बंद हो रहे। पिछले 5-4 साल में लैक्स ऑफ स्कूल्स वर क्लोज्ड, गवर्नमेंट स्कूल्स schools. क्यों स्टूडेंट्स आर नॉट, व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग? You have to analyze this question, because the problem is government has not implemented this RTE Act in its entirety. जो एक्ट में जो गवर्नमेंट स्कूल का कंप्लीट जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन देने वाला था, वो सब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये 25% फ्री सीट पे ये किया। जो गवर्नमेंट स्कूल को अगर आप अच्छे करते हैं तो बच्चे क्यों दूसरे स्कूल्स को जाते हैं? यहाँ क्वालिटी एजुकेशन अगर देते तो दूसरे स्कूल्स नहीं जाते हैं। तो आपने यहाँ फोकस नहीं किया, सिर्फ उस पर फोकस किया, 25% फ्री सीट देने पर आप लोगों ने फोकस किया। तो हमारा कहना है कि आप यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ फोकस करना चाहिए। तो वो अभी तक नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा लैप्स है राइट टू एजुकेशन में, तो ये हम लोगों को नहीं।
इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने आरटीई के इस 25% वाली जो फैसिलिटी थी उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके शायद ये भी पब्लिक के दिमाग में गया होगा कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स ख़राब होते हैं, अगर हमारा बच्चा 25% कोटे में आकर के प्राइवेट स्कूल्स में चला जाता है तो ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ होगा। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स में बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया, और आप जैसा बता रहे हैं कि thousands of schools have got less admissions in the current academic years and all. तो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी आपने कुछ अपने एजुकेशन पॉलिसी में कुछ रिकमेंडेशंस रखे हैं, या आपकी जो मुस्तकिल डिमांड जो होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एसआईओ के स्ट्रगल में, तो क्या डिमांड्स आप रखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए? देखिए, हम कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट स्कूल को उसको स्ट्रेंथनिंग करने का डिमांड्स हम ऑलरेडी रखा गया है गवर्नमेंट स्कूल को। आप जैसे कहा कि एक एजेंडा था गवर्नमेंट का जो प्राइवेट लॉबी के लिए उनका लॉबी को मजबूत करने वाला एक एजेंडा ही था, इसीलिए सरकार ने ऐसा किया। नहीं तो कोई भी सरकार ये नहीं करता है कि जो असल जो चीज़ है वो सब छोड़कर कोई एक चीज़ पे अगर आप ध्यान देते हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा लाभ पहुंचाता है, तो हम लोगों को मालूम हो जाता है कि कोई ना कोई दूसरा एजेंडा, इनर एजेंडा आपके पास था, तो आपने उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया पिछले 3-4 साल में। वही हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, वही हुआ है। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, इंडियन स्कूल्स में तकरीबन 60 to 65% स्कूल्स में आज भी ये प्लेइंग ग्राउंड, प्लेइंग इक्विपमेंट्स नहीं है। आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, इवन इन प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं 60%। तो राजस्थान जैसे स्टेट्स में तकरीबन 49%, and according to other data, these data are given by government itself, which was discussed in parliament. We collected all these documents from parliament questionnaire session itself. So उसमें ये कहता है कि 48 to 49% स्कूल्स में प्लेइंग ग्राउंड्स नहीं है, प्लेइंग इक्विपमेंट्स नहीं है, फिजिकल ट्रेनर्स नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो आप लोग बात करते हैं बच्चों के फिटनेस के बारे में, बच्चों के हेल्थ के बारे में, उसके लिए आप लोग करने गए योगा इम्प्लीमेंटेशन इन राजस्थान कंपलसरी करने। आप लोगों को करना ये चाहिए था कि आप अच्छे स्कूल प्लेइंग ग्राउंड दीजिए, फिजिकल ट्रेनर दीजिए, इक्विपमेंट्स दीजिए। इसके बिना आपने किसी एक दिन साल में योगा करने से आपके बच्चे फिजिकल फिटनेस, तो गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दैट वाज द सो ये सब दिखावा है। आरटीई ला लिया, पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, आपने योगा कर दिया तो सब बच्चे फिटनेस हो गए। ये लोग जो है इसको, इसका इनर एजेंडा को जो है ये समझते नहीं है। लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना है। जब लोग सवाल उठाते हैं, पब्लिक जब सरकार से सवाल उठाता है इससे किसको लाभ पहुंचा रहे हैं आप, तो तब ये मुझे लगता है सिस्टम में ये सारे चेंजेस जो है आ जाएगा। मैं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। इन द रिसेंट डेज वी हैव सीन द मूवमेंट विच इज़ ग्रोइंग अप इज़ ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट। हमने देखा कि पुलिस ने वायलेंटली अटैक किया है स्टूडेंट्स पे, और स्टूडेंट कंटिन्यूसली पिछले पास्ट 15-20 डेज से उस स्ट्रगल में लगे हुए हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? हायर एजुकेशन के सिस्टम का जो मामला है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, और अभी जो ये फेलोशिप कट करने का जो गवर्नमेंट का जो एक यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया और फिर ये मूवमेंट चला है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और एसआईओ की क्या डिमांड है इस पर? और ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट के स्टूडेंट्स जो हमारे व्यूवर्स हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऑक्यूपाई यूजीसी जो नॉन नेट फेलोशिप का जो बात है, हमारा पॉलिसी रिकमेंडेशन में भी हम बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है। वही द इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्यों रिसर्च जो है वह बहुत पुअर क्वालिटी का रिसर्च हो रहा है, क्यों रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने बहुत अच्छी तरह से रिकमेंडेशन दी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिसर्च इक्विपमेंट्स होना चाहिए। अगर साइंस रिसर्च है तो उनको लेबोरेटरी, अगर दूसरा रिसर्च है तो लाइब्रेरी, और उनको इंटरनेट फैसिलिटी, ये सारा चीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। इंडिया रिसर्च पे बहुत पीछे है, हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस बहुत आगे है। तो नॉन नेट फेलोशिप जो है एक अच्छा मौका था कि रिसर्चर्स को बहुत अच्छा encourage करता था नॉन नेट फेलोशिप की वजह से, बट इट वॉज ओनली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नॉन नेट। सो वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंक्रीज, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सटेंड इट टू द स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बट एक्सटेंड इट टू द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑल्सो। क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में आज बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो रूरल एरिया के, तो उनको भी नॉन नेट फेलोशिप आप देना चाहिए। और अलॉन्ग विथ इंक्रीज यू हैव टू एक्सटेंड इट टू स्टेट यूनिवर्सिटी, इसलिए कि रूरल एरिया के बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं जो ग्रामीण भाग से आते हैं हिंदुस्तान के, तो उनको भी वो मिलना चाहिए जो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी ये ऑक्यूपाई यूजीसी
उन प्रोटेस्टर्स के साथ हम ऑलरेडी बहुत सारे बार वहाँ गए हैं, उनके साथ हमारा सिंपैथी भी शो किए हैं हम लोग। उसके साथ हम ऑलरेडी ये डिमांड भी सरकार के सामने रखा है। सरकार ने एक बहुत क्लियरली एक नाटक किया गया है। मुझे लगता है इस मौके पे उस पर डिस्कस करने का वक्त नहीं है, तो दूसरी मौके पर वो डिस्कस कर सकते हैं। तौसीफ साहब, हम ये गुफ्तगू जो कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन पॉलिसीज़ पे, अभी एक ग्रोइंग कंसर्न है पूरे नेशन में, जो भी लोग जो एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, कि काइंड ऑफ सेफ्रनाइजेशन का अटेम्प्ट गवर्नमेंट कर रही है। द बुक्स विच अदर स्टेट गवर्नमेंट्स आर ब्रिंगिंग इन टू द सिलेबस आर रेजिंग आईब्रोज, कि इससे जो है आप ट्रू सेकुलर नेचर जो कंट्री का है उस फैब्रिक को आप जो है ख़राब करना चाह रहे हैं। आप उसको कैसे देखते हैं, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को? आपकी क्या स्टडी है उस पर? देखिए, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो बोलते हैं, एक गवर्नमेंट का एजेंडा है। इट्स ए पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट आया है उसका पॉलिटिकल एजेंडा वो टेक्स्ट बुक के ज़रिए से बच्चों को, या सिस्टम के ज़रिए से, एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से एक नेक्स्ट जो जनरेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, उस एजेंडा को लेकर। देखिए, इस गवर्नमेंट जब से आए हैं, आप लोग देखे होंगे, मीडिया में पढ़े होंगे, सो सिस्टम को जो इससे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म हम कहते हैं, सांस्थीकरण कहते हैं, कि जो संस्थाएं हैं उस संस्था में जो अथॉरिटीज़ है, उस अथॉरिटीज़ में जो अपने एजेंडा के लोग, अपने आइडियोलॉजी को लोगों को वहाँ पर बिठाना है। तो इससे पहले भी फेवरेटिज्म हुआ है। फेवरेटिज्म हैपन्स इन एवरी गवर्नमेंट, इवन इन कांग्रेस गवर्नमेंट ऑल्सो ये हुआ है, फेवरेटिज्म हुआ है, अपने लोगों को वो लोग बिठाए हैं। लेकिन देखिए, हमारा बेसिक कंसर्न है कि उसके पास एकेडमिक क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। जिसके पास एकेडमिक क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको आप कैसे बिठाएंगे? जो सुदर्शन राव को आप ICHR का, जो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च का हेड बना दिया, तो आप सवाल ये है कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? वो एक ब्लॉगर को आप उसका हेड चेयरपर्सन बनाते हैं, एक सवाल है। उसके बाद FTIA का चेयरपर्सन को आप जो गजेंद्र चौहान को बना दिए। देखिए, गजेंद्र चौहान से पहले कौन थे FTI का चेयरपर्सन? उससे पहले ज्ञानपीठ अवार्डी जो ऑथर है बहुत सारे किताबों का, डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति, गिरीश कार्नाड, वो ऑल्सो ज्ञानपीठ अवार्डी है। इस तरह का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, ऐसे लोग जो नेशनल अवार्ड विनर्स है, इनका फिल्म्स में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन, आर्ट्स में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसे जगह पे एक टेली सीरियल एक्टर को लेके आके आप चेयरपर्सन बनाते हैं, तो बहुत बड़ा सवाल उठाता है। आइडियोलॉजी, अलग अलग पर्सन का अलग अलग आइडियोलॉजी रहता है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप एकेडमिक क्रेडिबिलिटी नहीं रहता है तो बहुत बड़ा सवाल होता है कि आप किसको बिठा रहे हैं। इवन इन टेक्स्ट बुक्स, देखिए टेक्स्ट बुक्स में किस तरह का काम कर रहे हैं। फॉर वन एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कोट हियर, इन सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में 5th स्टैंडर्ड के बच्चे में एक हेडिंग है पैट्रियोटिज्म, देशभक्त। देशभक्त हेडिंग के नीचे एक आदमी का परिचय दे रहे हैं जो देशभक्त थे। हिज नेम वाज रामचंद्र राव, फॉरगॉट हिज नेम, रामचंद्र राव। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? रामचंद्र राव इनके आइडियोलॉजी के आदमी हैं, इनके आदमी हैं। उनका कंट्रीब्यूशन ये नीचे लिखा देता है कि रामचंद्र राव ने बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग जो क्रिश्चियन धर्म में मतांतर हुए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लेके आया। तो ये 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को आप सिखाते हैं, और हेडिंग इज पेट्रियोटिज्म, देशभक्त। अगर ये देशभक्त है तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे यही समझेंगे कि जो कन्वर्ट हुए हैं, कि क्रिश्चियन से सब, इनको वापस अपना धर्म को लेके आना, हिंदू धर्म को लेके आना, ये पेट्रियोटिज्म। तो ये आप लोग टेक्स्ट बुक्स में इस तरह का बहुत सारे चीज़ें। गुजरात का टेक्स्ट बुक्स में मैंने देखा तो एक जगह ये है कि नॉन वेजिटेरियंस आर वायलेंट, हिंसक कहा जाता है नॉन वेजिटेरियंस को। तो इस सॉफ्ट तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये सब जो है हिंदुस्तान का जो प्लूरल कल्चर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लड़का जो एक क्लास में जब सब बैठते हैं तो इनको बीच में एक बहुत बड़ा नफरत या इस तरह के गैप ये क्रिएट कर, ये इंडिया का प्लूरल कल्चर को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये इस गवर्नमेंट इसके ज़रिए से कर रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूशन, इवन कल्चरल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में इनका बहुत नज़र है, और हर जगह ये चेंज कर रहे हैं। वेणुगोपाल उनको चेंज किया, अपने जो ललित कला एकेडमी जो एपेक्स बॉडी है, ललित कला एकेडमी जो विजुअल आर्ट्स का एक पहलू, इसका हेड को चेंज किया, शिफ्ट किया। जो कल्चरल मिनिस्ट्री का है अंडर जो चीज़ है, तो ये सारे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। इवन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का एक पेपर है, इंटरनेशनल जर्नल है, इंडियन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इस तरह का एक, तो वन ऑफ द इंटरनेशनली रेप्यूटेड जर्नल है वो।
तो उसके जो एक एडवाइजरी कमेटी था, एडवाइजरी कमेटी में प्रोफेसर सतीश चंद्रा, प्रोफेसर इरफान हबीब, इस तरह के बहुत रोमिला तापर, इस तरह के जो माहिर है इस फील्ड के, हिस्ट्री के, ऐसे लोग उस पे थे उस कमेटी में। इस गवर्नमेंट आते ही जो जब से सुदर्शन राव बना उस कमेटी को हटा दिया गया। इवन आफ्टर सम टाइम दैट एडिटर ऑफ दैट जर्नल सव्यसाची, नाम भूल गए मैं, उन्होंने रिज़ाइन करके चले गए। तो ये निरंतर हो रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म से लोग जो कम्युनलाइजेशन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंडिया का प्लूरल कल्चर को, एक बहुत सेक्युलर फैब्रिक को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसको हम लोग ये करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। नाजरीन, हमारे साथ ब्रदर तौसीफ मदीकेरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और करेंट सिचुएशंस ऑफ हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन पे बात कर रहे थे। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे चूँकि अभी वक्त ख़त्म हो रहा है। अगले प्रोग्राम में हम तौसीफ साहब को फिर से बुलाएंगे और ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट और इस तरह से दूसरे रिलेटेड जो सवाल हैं जो नौजवान आज जानना चाह रहा है एजुकेशन के मामले में, उसको हम पूछेंगे और इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।